हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेटा क्यूब सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज से हम शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का सीरीज और ये जावास्क्रिप्ट का पहला क्लास होने वाला है। और आज के क्लास में हम जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये पहला क्लास है जावास्क्रिप्ट का। आज के क्लास में हम कुछ इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और कुछ जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो पहले हम उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से जानते थे, पर जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब के टाइम पे जावास्क्रिप्ट पूरा का पूरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो चुका है। जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन टू इंटरैक्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, मान लो फॉर्म कंपोनेंट हुआ, टेबल हुआ, कोई हेडिंग हुआ या कुछ पैराग्राफ्स टैग हुई, ये सब एलिमेंट्स होते हैं एक वेब पेज के ऊपर। इनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए या इनको कुछ इफेक्ट देने के लिए या रन टाइम में जब एक वेब पेज रन कर रहा है तो कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। इट हेल्प्स टू मेक ए वेब पेज अलाइव, मतलब वेब पेज में जान डालने के लिए यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट को। मतलब कुछ इफेक्ट वजह से देखे होंगे आपने, कभी बैनर से एनिमेटेड हो रहा है, किसी बटन के ऊपर माउस ले रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है, किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस ले रहे हैं तो वो थोड़ा इफेक्टिवली कुछ चेंजेस हो रहा है। ये सारा चीजें जो है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। इसमें जो प्रोग्राम यूज होंगे, जो लैंग्वेज लिखे जाएंगे, इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट की तरह एग्जीक्यूट होगा और कोई स्पेशल प्रोग्राम या स्पेशल एप्लीकेशन या स्पेशल इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसीलिए इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। कि कोई स्पेशल प्रोजेक्ट जावा के लिए हो या पीएचपी के लिए हो, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं, ये प्लेन एचटीएमएल के ऊपर रन करेगा। इसीलिए ये कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा इसको कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए। ये वेब पेज के फंक्शनैलिटी को एनहांस करता है, जो खास करके जैसे कि वैलिडेशन हुआ, फॉर्म वैलिडेशन हमने देखा है HTML5 के साथ। HTML5 से हमने किया हुआ है वैलिडेशन आगे के वीडियो में ऑलरेडी। ये जावास्क्रिप्ट से भी हम वैलिडेशन करेंगे और जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन जो है ये ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा सिक्योर होता है HTML वैलिडेशन के हिसाब से। HTML5 से क्या होता है, जो मैसेज वगैरह हैं, जो वैलिडेशन का जो मैसेज आता है वो फिक्स्ड मैसेज आता है। यहाँ पे आप कस्टमाइज मैसेज दे सकते हैं, कस्टमाइज वैलिडेशन भी डाल सकते हैं। क्रिएटिव इंटरैक्टिव पेजेस, मतलब आप कुछ पेजेस को अगर यूजर के हिसाब से या कोई कंडीशन के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। या फिर एनिमेशन या फिर एनिमेटेड इमेज या ऑब्जेक्ट्स दिखाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट है ये इसी वजह से यूज होता है, पर अभी इससे ज़्यादा भी जावास्क्रिप्ट से काम हो रहा है। आगे के वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के जानेंगे क्या क्या जावास्क्रिप्ट के स्कोप अभी के टाइम पे हो चुके हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को इस वजह से यूज किया जाता है, ये बहुत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। व्हाई इट्स कॉल्ड इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है? बहुत सारे बिगिनर्स को ये मालूम पड़ता है, बहुत सारे प्रोग्राम को ये मालूम पड़ता है कि जावा जो है वो जावास्क्रिप्ट है, या कोई तो ये भी बोलते हैं कि जावा से जावास्क्रिप्ट निकला हुआ है। पर जावा और जावास्क्रिप्ट ये दोनों अलग चीज है। जावास्क्रिप्ट जब आया था इनिशियली में मार्केट में, इसे लाइव स्क्रिप्ट के हिसाब से जाना जाता था। पर उस टाइम पे क्या होता था, जावा काफी पॉपुलर था, जावा लैंग्वेज जो था उस वक्त काफी पॉपुलर था, बहुत लोग यूज कर रहे थे, प्रोग्रामिंग के लिए बहुत जगह पे यूज किया जाता था जावा को। इस वजह से जो डेवलपर्स है, जो जावा स्क्रिप्ट को बना रहे थे, टैलेंट डेवलपर्स, उन्होंने सोचा कि जावा काफी पॉपुलर है उस टाइम पे, तो ये एक जावा का सपोर्टिंग लैंग्वेज बन सकता है। उस वजह से उसका नाम दे दिया जावास्क्रिप्ट, जो उस टाइम पे उसको यंगर ब्रदर ऑफ जावा कहा जाता था। पर जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं।
और ये फुल्ली एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, इसका कोई रिलेशन नहीं है जावा के साथ। सो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अब के टाइम में जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बन चुका है। स्क्रिप्टिंग से शुरू हुआ था पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हो चुका है। सो जावा इज डिफरेंट एंड जावास्क्रिप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पार्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट पे मेनली 3 चीजों में डिवाइड किया गया है जावास्क्रिप्ट को। ECMAScript, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, इन्हीं में बसा हुआ है जावास्क्रिप्ट। जो ECMAScript है ये कोर फंक्शनैलिटी को प्रमोट करता है। जावास्क्रिप्ट का कोर फंक्शनैलिटी जो है, कोर फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कुछ मेजर फीचर्स और फंक्शंस जो काफी यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो वाला पार्ट ECMAScript से हम यहाँ पे करेंगे। और एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? वेब पेज के ऊपर जो एलिमेंट्स होता है, जैसे मैंने कहा फॉर्म एलिमेंट हुआ, या कोई टेबल हुआ, या कोई पैराग्राफ टैग हुआ, या कोई हेडिंग टैग्स हुआ, इन सभी के ऊपर अगर आपको काम करना है या फिर उसको रन टाइम में मॉडिफिकेशन करना है तो आप जावास्क्रिप्ट से वो कर सकते हैं। उसे आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के हिसाब से यूज करेंगे। और ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल उसी तरह बॉम एक ऑब्जेक्ट मॉडल है जावास्क्रिप्ट में, जो कुछ एपीआई हम यूज करके ब्राउजर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कुछ एपीआई हम यूज करेंगे। जिसे बॉम कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में। ये एक एक करके हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, पर अभी के टाइम पे जावास्क्रिप्ट को 3 हिस्सों में ही डिवाइड किया गया है, ECMAScript, DOM एंड BOM। सो जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड या सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहा जाता है, दोनों ही कहा जाता है क्लाइंट साइड, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होते हैं वो क्लाइंट साइड्स पे काम करते हैं और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो सर्वर साइड्स पे काम करते हैं। पर जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो बोथ क्लाइंट साइड पे भी काम करता है, सर्वर साइड्स पे भी काम करता है। तो इसीलिए ये बोथ सर्वर साइड और क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल प्रोग्राम लिखा गया है जिसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन। ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है यही जावास्क्रिप्ट कोड को या स्क्रिप्ट को रन करने में और आउटपुट दिखाने में हेल्प करता है। और डिफरेंट ब्राउजर में ये जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम जो है वो डिफरेंट रखा गया है, जिसको कोड नेम कहा जाता है उस ब्राउजर का, उस इंजन का। तो हर ब्राउजर के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो अलग अलग है। जैसे कि V8 एक जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम है जिसे क्रोम, ओपेरा और एज जैसे ब्राउजर यूज करते हैं। स्पाइडर मंकी, फायरफॉक्स ब्राउजर में जो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर होता है वो स्पाइडर मंकी होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है। चक्र होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, चक्र। और जावास्क्रिप्ट कोर, नाइट्रो और स्क्वेरल फिश ये होता है सफारी ब्राउजर में। ये सारे जो हैं V8, स्पाइडर मंकी, चक्र, जावास्क्रिप्ट कोर, नाइट्रो, स्क्वेरल फिश, ये सारे के सारे जो है वो जावास्क्रिप्ट इंजन्स के नाम है जो डिफरेंट ब्राउजर पे काम करने के लिए, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए वहाँ पे जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में काम कैसे करता है? जब एक वेब पेज लोड होता है, पहले क्या होता है उसका जो HTML और जो CSS पार्ट होता है वो पहले लोड होता है वेबसाइट के ब्राउजर में। उसके बाद क्या होता है, जावास्क्रिप्ट अगर उस पेज में जावास्क्रिप्ट लिखा गया है या जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, जितने भी जावास्क्रिप्ट कोड हैं उन सभी को एग्जीक्यूट करता है और उन्हें मॉडिफाई करता है। जो अगर कुछ HTML एलिमेंट्स को ऊपर वो यूज हुआ है या CSS के ऊपर यूज हुआ है तो इस हिसाब से वो मॉडिफाई होते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं ब्राउजर में। और इतने फ्रैक्शन कम समय में ये हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता पीछे इतना काम हो रहा है। एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट इंजन जो है ये सारे जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है। मैं इसे और भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली जावास्क्रिप्ट इंजन काम कैसे करता है। पहले क्या करता है, जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो होता है उसे रीड कर लेता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। जो स्क्रिप्ट है कंपाइल करता है, जिसे हम कंपाइलेशन कहेंगे, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद मशीन कोड रन होता है और आपके सामने आउटपुट दिखाता है। और इतना फास्टली रन होता है कि कुछ फ्रैक्शन सेकंड में आउटपुट आ जाता है। इसे छोड़ के भी जावास्क्रिप्ट इंजन जो है कुछ और भी काम करता है, जैसे अप्लाइजेस, ऑप्टिमाइजेशन एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस वो करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है 1 2 3 प्रोसेस जो कर रहा है, हर प्रोसेस के बाद वो ऑप्टिमाइजेशन करता है, मतलब उसको एक बार फिर से चेक करता है कि प्रॉपर्ली काम किया या नहीं। और कंपाइल जो होता है स्क्रिप्ट,
उसको अच्छी तरह से देखता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये ठीक से रन हुआ है कि नहीं, मॉनिटरिंग करता है। और जो डाटा फ्लो है उसको भी एनालाइज करता है। जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरह से डाटा फ्लो होना चाहिए, किस तरह से हो रहा है, ये सब की देखता है जावास्क्रिप्ट इंजन। और मशीन कोड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाता है बेस्ड ऑन दैट नॉलेज। बेस्ड ऑन दैट नॉलेज मतलब V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है, उसका जो रन करने का तरीका होगा वो चक्र या बाकी जो स्पाइडर मंकी इनसे मैच नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगे। इस वजह से जावास्क्रिप्ट का आउटपुट जो है ये चांसेस है कि हर इंजन में, हर ब्राउजर में डिफरेंट आउटपुट आ सकते हैं। आप देखेंगे एक अलर्ट बॉक्स को अगर रन करेंगे तो क्रोम में अगर वो टॉप में आ रहा है तो मोजिला में वो सेंटर में आएगा। इस हिसाब से अलग अलग ब्राउजर पे वो अलग अलग आउटपुट देने के चांसेस है जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट, क्योंकि अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन यूज होते हैं ब्राउजर में। सो इस हिसाब से जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो काम करता है। इन 1995 में एक नेटस्केप नेविगेटर के डेवलपर हैं ब्रेंडन आइच, इन्होंने ही पहली बार जावास्क्रिप्ट को कॉइन किया था, लिखा था। अभी ये हाल ही में सीईओ है ब्रेव सॉफ्टवेयर के, ये मोजिला के को फाउंडर भी थे। और ब्रेव सॉफ्टवेयर जो है, ब्रेव ब्राउजर भी है, आपको पता होगा, एक ब्रेव एक ब्राउजर भी है। तो इसके अभी ये हाल ही में सीईओ हैं और ये को फाउंडर भी है मोजिला के। और इन्होंने ही पहली बार कॉइन किया था जावास्क्रिप्ट। पहले इसका नाम था मोचा, जो स्क्रिप्ट उन्होंने पहली बार लिखा था, जावास्क्रिप्ट का कॉइन हुआ था जो लैंग्वेज, वो उसका नाम था मोचा। उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट, जावा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका नाम को लाइव स्क्रिप्ट से रीनेम किया गया जावास्क्रिप्ट में। पर ये पहली बार जावास्क्रिप्ट 1.0 नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर 2 वर्जन 2 में ये पहली बार नजर में आया था। फिर जावास्क्रिप्ट 1.1 नेटस्केप नेविगेटर 3 में ये लॉन्च हुआ था। उसी वक्त माइक्रोसॉफ्ट अपना स्क्रिप्ट लॉन्च हुआ जे स्क्रिप्ट, ये इक्विवेलेंट टू जावास्क्रिप्ट था। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 IE3 में ये पहली बार लॉन्च हुआ जे स्क्रिप्ट। और उस टाइम पे मार्केट में जावास्क्रिप्ट या उसी तरह का जो स्क्रिप्ट था, दो वर्जन आ गए, एक तो जावास्क्रिप्ट 1.1 और माइक्रोसॉफ्ट का जे स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर्स थे, जो ब्रेंडन एच एंड उनका जो टीम था, उन्होंने सोचा कि जावास्क्रिप्ट को अभी स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोग्रामर्स इसे यूज कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, इन 1997 में जावास्क्रिप्ट को सबमिट किया एक्मा। एक्मा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इक्मा। इक्मा इंटरनेशनल के पास जावास्क्रिप्ट 1.1 को सबमिट किया गया कि ताकि इसे स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाए ताकि हर कोई इसे यूज कर सके। सो एक्मा ने एक कमेटी बनाया, टेक्निकल कमेटी 39, TC39 के नाम पे जाना जाता था, टेक्निकल कमेटी 39। और ये कमेटी का काम ये था कि जावास्क्रिप्ट को पहले तो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज बनाया जाएगा। जनरल पर्पस लैंग्वेज मतलब हर कोई इसे यूज कर सके आराम से, इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत ना हो, कोई ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत ना हो, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज हो। दूसरा उन्होंने चाहा कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी हो ताकि हर कोई ब्राउजर पे या हर कोई प्लेटफॉर्म पे आराम से रन कर सके। और तीसरा वेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हो, इसका कोई पेरेंट कंपनी ना हो या इसे कोई क्लेम ना करे कि ये लैंग्वेज मेरी कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, उसको लाइसेंस करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो वेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज बनाया गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज बनाया गया, जनरल पर्पस लैंग्वेज बनाया गया। ये टेक्निकल कमिटी के द्वारा किया गया था। और फाइनली जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइजेशन मिल गया और उस वक्त जो स्टैंडर्डाइजेशन मिला था उसका नाम था एक्मा 262। उस वक्त जावास्क्रिप्ट का नाम हो गया एक्मा 262। फिर बाद में और दो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ISO और IEC, ये दो ऑर्गेनाइजेशन थे। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ये दोनों ने भी एक्मा 262 को अप्रूव कर लिया, जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। तो ये अभी ये एक्मा, ISO, IEC तीनों ने इसको स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया और इसका जो नाम बन गया उसके बाद से ये बना एक्मा स्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट हम आपके टाइम पे बोल रहे थे जावास्क्रिप्ट, ये अभी उसका नाम हो चुका है
एक्मा स्क्रिप्ट, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी कोई बोल रहे हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ही है एक्चुअली में एक्मा स्क्रिप्ट। उसके बाद से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होने लगा आज वेंडर न्यूट्रल क्रॉस प्लेटफॉर्म जनरल पर्पस लैंग्वेज के हिसाब से। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस किए हैं, जावास्क्रिप्ट को बेस करके बनाए गए हैं, जैसे कि डिफरेंट प्रोग्रामर्स को डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट स्टाइल की लैंग्वेज चाहिए, तो इस वजह से एक कॉपी स्क्रिप्ट बनाया गया जिसे सिंटैक्टिक शुगर फॉर्मेट ऑफ जावास्क्रिप्ट कहा जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्मास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का कुछ ऐसा फॉर्म है जो सिंटैक्स को काफी छोटा बना के बना गया है, सिंटैक्टिक शुगर फॉर्मेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद एक टाइप स्क्रिप्ट बना जो स्ट्रिक्ट डाटा टाइपिंग है जावास्क्रिप्ट का। ये डेवलपर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने कॉइन किया है। उसी तरह फ्लो भी बनाया गया बाय द फेसबुक। उसके बाद डार्ट लैंग्वेज भी बनाया गया है जिसको बनाया है गूगल। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट जो मोबाइल डेवलपर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं डार्ट वाला लैंग्वेज। एक पाइथन है, ये पाइथन का ट्रांसपीलर है। ट्रांसपीलर का मतलब क्या है? सोर्स टू सोर्स कंपाइलर है ये पाइथन के लिए यूज होता है। जो पाइथन के डेवलपर होते हैं और जावास्क्रिप्ट को यूज ना करके पाइथन यूज कर रहे हैं, तो पाइथन ये पाइथन के साथ यूज कर रहे हैं उसे। एक कोटलिन लैंग्वेज भी बनाया गया जो एक सेफ और कंसाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। ये ब्राउजर में और नोड जेएस के लिए काफी अच्छा है, मोबाइल डेवलपर्स भी इसे काफी यूज कर रहे हैं कोटलिन्स को। ये सारे जो लैंग्वेजेस है ये जावास्क्रिप्ट पे बेस करके ही बनाया गया है, इतने सारे लैंग्वेज। सो जावास्क्रिप्ट में कुछ फ्रेमवर्क भी बनाए गए हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रिएक्ट एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसे फेसबुक के डेवलपर्स ने बनाया हुआ है रिएक्ट को, जो 2011 में ये पहली बार सामने आया था और 2013 तक ये मार्केट में आ चुका था। सो ये फ्रंट एंड डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह एंगुलर जेएस भी यूज किया जाता है, ये भी एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये गूगल ऐसे बनाया हुआ है गूगल के द्वारा। सो एक क्लाइंट साइड सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए एंगुलर्स को यूज किया जाता है। उसी तरह Vue.js बना गया है, ये भी एक ओपन सोर्स है। जावास्क्रिप्ट के काफी प्लेटफॉर्म्स है ऑलरेडी ओपन सोर्स है, ये भी सिंगल वेब पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया गया। उसी तरह और भी एक फ्रेमवर्क है जैसे कि एम्बर एक फ्रेमवर्क है जो मॉडल व्यू मॉडल आर्किटेक्चर पर बेस्ड किया गया है। ये आर्किटेक्चर पर अगर किसी को फ्रेमवर्क बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो आप एम्बर वाला यूज कर सकते हैं। उसी तरह रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है जो बहुत ही लाइट वेट स्विफ्ट एंड हाई परफॉर्मेंस लाइब्रेरी होती है। ये अल्टरनेटिव है रिएक्ट का, आप रिएक्ट भी यूज कर सकते हैं या प्रीएक्ट, ये दोनों काफी सिमिलर है पर ये रिएक्ट से थोड़ा अच्छा है प्रीएक्ट। उसी तरह सेवलेट एक ओपन सोर्स कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है जो टाइपस्क्रिप्ट से लिखा गया है। उसी तरह बैकबोन जो है ये एक एपीआई, मतलब आपको ये ज्यादातर जो एपीआई में काम करते हैं जो लोग वो यूज करते हैं। सो रेस्टफुल जेसन इंटरफेस पे ये काम करता है। और अल्पाइन जेएस ये भी एक फ्रेमवर्क है और इसमें एक छोटा सा फ्रेमवर्क है जिसमें बस 15 एट्रीब्यूट्स हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं और 2 मेथड्स हैं। और काफी हद तक इसे भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है अल्पाइन जेएस को। ये सब सारे जो हैं 8 जो फ्रेमवर्क हैं मैंने बताया यहाँ पे, ये सारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। उसी तरह कुछ फ्रेमवर्क हैं जो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। वेरी पॉपुलर नोड जेएस, ये बहुत डेवलपर को पता होगा नोड जेएस, ये काफी हद तक बहुत सारे डेवलपर्स यूज करते हैं। तो उसी तरह नेक्स्ट जेएस ये एक बैक एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। उसी तरह एक्सप्रेस जेएस, उसी तरह नेक्स्ट जेएस, गैट्सबाय, मीटर, ये सारे जो फ्रेमवर्क हैं ये सारे फ्रेमवर्क बैकएंड के लिए भी यूज होते हैं। मतलब 8 फ्रेमवर्क यूज होते हैं फ्रंट एंड के लिए और ये 6 फ्रेमवर्क यूज होते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। उसी तरह और भी कुछ फ्रेमवर्क है जो टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है, जैसे जेस्ट, जैसे मोचा, जैसे स्टोरी बुक, जैसे साइप्रेस, जैसे जैस्मिन, जैसे प्लेराइट। ये जो 6 फ्रेमवर्क हैं ये टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट का। इससे आपको पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट एक किस तरह का लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड बैक एंड टेस्टिंग, और उनमें से कुछ लैंग्वेजेस भी बनाए गए हैं जो बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, ये सारे बनाए हुए हैं। तो इतना बड़ा है जावास्क्रिप्ट। सो आपके टाइम पे जावास्क्रिप्ट ही पूरे मार्केट का किंग है, प्रोग्रामिंग का किंग है। सो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को जानना एक वेब प्रोग्राम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
सो हम धीरे धीरे करके एक एक करके जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा जो वीडियो सीरीज है कंप्लीट किया जाएगा जावास्क्रिप्ट, ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट से लेके मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, और जो से डॉम बॉम ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं काफी हद तक इम्पोर्टेंट जो मेथड्स हैं मैं आपको इस सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। सो आप हमारे बाकी वीडियोज को भी एक एक करके देखना, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर जो भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।